ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग अभी तक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्निक शुरू करने जा रहे हैं। टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे, हम ऊतक संवर्धन तकनीक की बात करेंगे। ऊतक संवर्धन तकनीक जब हम पढ़ते हैं तो कई तरह की टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज की जाती है। कई शब्द जो नए होंगे, जो आपने पहली बार यहाँ पर सुने होंगे, उनका हम यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में हम उन टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे, उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली टिश्यू कल्चर तकनीक में काम में ली जाती है। टिश्यू कल्चर टेक्निक का मतलब है एक सिंगल सेल से होल प्लांट तैयार करना इन विट्रो कंडीशन में। एक सिंगल सेल जो होती है उस एक सिंगल कोशिका से पूरा प्लांट तैयार करने की जो टेक्निक है वो क्या कहलाती है? एक सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल से एक संपूर्ण पादप तैयार करने की तकनीक को हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। ये घटना इन विट्रो कंडीशन होगी। दो तरह की कंडीशन हम सामान्यतः पढ़ते हैं, इन विवो और इन विट्रो। इन विवो का मतलब है हैपन इन नेचर और इन विट्रो का मतलब होता है हैपन इन लेबोरेटरी। कि हम लोग कुछ घटनाएं होती है कि हम लोग उसको कहाँ कर रहे हैं, उनको हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं। जब हम उनको लेबोरेटरी में करते हैं तो इसको हम इन विट्रो कंडीशंस कहते हैं। जब हम ये घटना प्राकृतिक रूप से होती है तो इसको हम इन विवो कहते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक का मतलब है कि इन विट्रो कंडीशन जिसमें सेल को डिफरेंशिएशन सेल जो है वो डिफरेंशिएट होती है और एक होल प्लांट का निर्माण करती है। सारा जो मीडियम रखा जाएगा वो आर्टिफिशियल होगा। जो मिनरल्स, हार्मोन्स जो दिए जाएंगे वो आर्टिफिशियली रूप से दिए जाएगा। यानी कि बाहरी वातावरण, जब कोई भी पौधा प्राकृतिक रूप से वृद्धि करता है तो प्राकृतिक रूप से उसको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर वो सारा इन्वायरमेंटल अगर हम आर्टिफिशियली दे रहे हैं तो इस कंडीशन को हम इन विट्रो कंडीशन कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? इन विट्रो कंडीशन उसको हम लोग कहेंगे। इन विट्रो कंडीशन उसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर कई तरह की टर्मिनोलॉजी काम में लेंगे। सबसे पहले एसेप्सिस का मतलब होगा विदाउट इन्फेक्शन, विदाउट कंटामिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि जब आप कोई भी काम लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो लेबोरेटरी का पूरा इन्वायरमेंटल असेप्टिक होना चाहिए। वहाँ पर किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो इन्फेक्शन है तो टिश्यू कल्चर टेक्निक यहाँ काम नहीं करेगी। तो असेप्टिक कंडीशन होना ज़रूरी है। असेप्टिक टेक्निक का मतलब है कि पूरी लेबोरेटरी में जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कंटामिनेशन को क्रिएट करते हैं उनके प्रवेश को रोकना, उनको रोकना क्या कहलाएगा? असेप्टिक टेक्निक वो कहलाएगी। असेप्टिक घटना उसको हम लोग कहेंगे। एक्सप्लांट का मतलब होगा कि कोई भी पादप भाग, चाहे वो लीफ है, चाहे वो शूट टिप है या रूट टिप है या सीड या एम्ब्रियो, कोई भी प्लांट भाग जो वेजिटेटिव होता है, जिसमें विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है, जिसकी कोशिकाओं में विभाजन हो सकता है, जो कोशिकाएं विभजोतक होती है, उनको हम एज ए एक्सप्लांट काम में लेते हैं। उसको हम किसके रूप में काम में लेते हैं? एक्सप्लांट के रूप में काम में लेते हैं। और इस एक्सप्लांट को आर्टिफिशियल मीडियम पर ट्रांसफ़र करके एक होल प्लांट को रीजनरेट किया जाएगा। एक संपूर्ण पादप तैयार किया जाता है। इस पूरे इसमें को मीडियम पर हम डालेंगे इस एक्सप्लांट को और इसको क्या किया जाएगा? एक होल प्लांट में रीजनरेट किया जाएगा। कैलस क्या होगा? कैलस होता है ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। जब जो एक्सप्लांट होता है, एक्सप्लांट को हम जब कल्चर मीडिया में डालते हैं तो इसकी कोशिकाओं में क्या होता है? विभाजन होता है। जब कोशिकाएं विभाजित होती है तो कोशिकाओं का एक अविभेदित समूह बनता है। कोशिका विभाजन में कोशिकाओं का एक अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनता है, जिससे हमें ये नहीं मालूम लगा सकते कि इसमें शूट कौन सा भाग बनाएगा और रूट कौन सा भाग बनाएगा। तो जो कॉलोनी ऑफ अनडिफरेंशिएट जो टिश्यू होगा, अविभेदित कोशिकाओं के इस समूह को हम कैलस कहेंगे। कोशिकाओं के अविभेदित समूह को क्या कहा जाएगा? कैलस कहा जाएगा। सेल का मतलब है कि एक सिंगल सेल को आप इन विट्रो कंडीशन में डालकर और उससे अलग अलग उसको अलग अलग ट्रीटमेंट देकर एक होल प्लांट तैयार करना सेल कल्चर कहलाता है। सेल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होगा
दो अलग अलग स्पीसीज की सेल को लेना तथा उसमें आर्टिफिशियली रूप से फ्यूजन कराकर एक हाइब्रिड सेल उत्पन्न करना सेल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। जब दो अलग अलग सेल को लेकर, जो सेल आपस में डिससिमिलर होती है, उन सेल को लेकर फ्यूजन करवाया जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिनकैरियन कहते हैं। क्लोनल प्रोपागेशन का मतलब ये है कि वे प्लांट, जो पौधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए हम एक्सप्लांट के रूप में, जैसे हमने वहाँ पर जैसे स्टेम, लीव, एम्ब्रियो, हम कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, जो असेक्सुअल जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके उन पौधों में हम एक्सप्लांट के रूप में पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल टिश्यू को क्या करते हैं, काम में लेते हैं, जिसे क्लोनल प्रोपागेशन कहते हैं। उसके क्लोन को काम में लेते हैं। जैसे पोटैटो, तो पोटैटो में बर्ड या आइस जिसको हम कह रहे हैं, उसको हम एज एक्सप्लांट काम में लेंगे। तो ऐसे प्लांट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनको अगर हम लोगों को वहाँ प्रोपागेशन करवाना है, उनको हमें टिश्यू कल्चर में उनकी अगर हमें ग्रोथ करवानी है, तो हम क्लोनल प्रोपागेशन टेक्निक को काम में लेंगे। क्रायोप्रिजर्वेशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर सेल, टिश्यू, एम्ब्रियो, सीड को स्टोरेज करना। टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनको लॉन्ग टर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जब कब यूज़ करेंगे, जब उनका स्टोरेज प्रॉपर हो, उनको प्रॉपर तरीके से स्टोरेज किया जाए। तो बहुत लो टेम्परेचर पर प्लांट कोशिका, उत्तकों, भूरण या बीजों को संग्रहित करने की तकनीक को क्रायोप्रिजर्वेशन कहेंगे। और इनका स्टोरेज सामान्यतः लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किया जाता है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको स्टोरेज किया जाता है। इस तकनीक को क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब होगा कि जब दो अलग अलग सेल जिसमें केवल साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है, उसके न्यूक्लियस का फ्यूज़न नहीं होगा, लेकिन दो अलग अलग सेल का अगर साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है, तो इसको हाइब्रिड सेल कहेंगे। जैसे ये हाइब्रिड हम यहाँ पर देख रहे हैं, हाइब्रिड और हाइब्रिड हम दो चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन है, तो दो ए और बी, ये दो सेल हैं। ए और बी सेल हेट्रोकैरियन, जब इनमें फ्यूज़न होता तो क्या बनेगा, हेट्रोकैरियन। अगर इनके न्यूक्लियस का आपस में फ्यूज़न नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस या तो दोनों सेल का होगा, वो अलग अलग होगा, या किसी एक सेल का न्यूक्लियस हो सकता है, लेकिन साइटोप्लाज्म इन दोनों सेल का आपस में क्या हुआ है, फ्यूज़ हुआ है, तो सेल क्या कहलाएगी, हाइब्रिड कहलाएगी। लेकिन जब दोनों कोशिकाओं के न्यूक्लियस का भी फ्यूज़न हो जाता है, उनके केंद्रक भी आपस में फ्यूज़ होते हैं, तो क्या बनता है, हाइब्रिड। तो वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड। तो ध्यान में रखिएगा, जब केवल साइटोप्लाज्म, दो अलग अलग कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है, तो हाइब्रिड बनता है। क्या बनता है, हाइब्रिड। और जब दो अलग अलग कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के साथ साथ उसके न्यूक्लियस का भी फ्यूज़न हो जाता है, तो क्या बनेगा, हाइब्रिड बनता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सामान्यतः हम सब लोग जानते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रांसफ़र होती है, डीएनए के माध्यम से। लेकिन कई बार जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस से बाहर हुए जीन होंगे, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड के माध्यम से अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेड होती है, तो उसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाने का काम न्यूक्लियस द्वारा ना करके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन जो किसमें प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में मौजूद हो सकते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी बाहरी कोशिका के डीएनए को इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिकल करंट द्वारा होस्ट सेल में डाला जाता है। कोई बाहरी कोशिका का ये डीएनए है, इसको इलेक्ट्रिकल करंट देकर किस में डाला जाता है, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है आर्टिफिशियली मीडियम में। ये सब घटनाएं आर्टिफिशियली हो रही है। आपको इस टॉपिक को पढ़ते वक्त ध्यान में रखना है, हम ये सब चीज़ें लेबोरेटरी में कर रहे हैं, ये सब चीज़ें लेबोरेटरी में हो रही है, तो आर्टिफिशियली रूप से हमें ये घटनाएं सब हो रही है, तो इसको इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। एम्ब्रियो कल्चर इन विट्रो टेक्निक्स रूप से जो एम्ब्रियो है, इमेच्योर एम्ब्रियो है, उसका अगर हम कल्चर करके नया प्लांट तैयार कर रहे हैं तो इसको एम्ब्रियो कल्चर कहते हैं। हेट्रोकैरियन का मतलब है साइटोप्लाज्म में दो अलग अलग कोशिकाओं के क्या होंगे, न्यूक्लियाई होंगे। इन दो अलग अलग कोशिकाओं के न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस एक ही सेल में मौजूद होते हैं, तो उसको हेट्रोकैरियन कहते हैं। इस तरह से जैसे ये सेल X, ये सेल Y है, इन दोनों का फ्यूज़न हुआ तो क्या बन गया सेल, हेट्रोकैरियन। क्या बना है, सेल जिसमें दोनों कोशिकाओं के न्यूक्लियस क्या है, मौजूद है, तो ये सेल हेट्रोकैरियन कहलाती है। जब इसमें माइटोसिस होता तो इनके न्यूक्लियस का फ्यूज़न होकर हाइब्रिड सेल का निर्माण होगा। होमोकैरियन जेनेटिकली रूप से सिमिलर न्यूक्लियाई, आनुवंशिकी रूप से सिमिलर न्यूक्लियाई अगर एक सेल में दो न्यूक्लियाई मौजूद हैं तो वो सेल होमोकैरियन कहलाती है। और होमोकैरियन सेल टू सेल फ्यूजन, दो समान सेल आपस में फ्यूज होकर होमोकैरियन बनाती है। हाइब्रिड सेल मैंने आपको लोगों को बता ही दिया, पीछे हमने देखा दो अलग अलग सेल जो हैं उनके न्यूक्लियस फ्यूज होकर किसका निर्माण करते हैं, हाइब्रिड का। जब दो अलग अलग सेल के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो हाइब्रिड बनता है, और साइटोप्लाज्म में फ्यूज होता है तो क्या बनता है, साइब्रिड बनता है। यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं, दो एक ही सेल है जिसमें दो अलग अलग न्यूक्लियाई है, तो ये तो हेट्रोकैरियोसिस है, और एक ही सेल में सिमिलर न्यूक्लियाई मौजूद हैं तो वो हेमोकैरियन सेल कहलाएगी। इन विट्रो प्रोपगेशन का मतलब है कि इन विट्रो प्रोपगेशन का मतलब है आर्टिफिशियली कंडीशन में, एक कंट्रोल कंडीशन में सारा आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट देकर असेप्टिक कंडीशन तैयार करके प्लांट सेल को ग्रो करवाना, ग्रोथ मीडियम पर उसको ग्रो करवाना इन विट्रो प्रोपगेशन कहलाता है। मेरिस्टेम कल्चर प्लांट का 0.1 डायामीटर से भी छोटी लेंथ की सेल को क्या करना है, उसको आर्टिफिशियली मीडियम पर ग्रो करवाना, सूट अपेक्ष को लेकर मीडियम पर ग्रो करवाना क्या कहलाएगा, मेरिस्टेम कल्चर कहलाता है। माइक्रो प्रोपगेशन है इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम सूट टिप या नोडल एक्सप्लांट। यहाँ माइक्रो प्रोपगेशन में, माइक्रो यानी बहुत छोटा, हम पादप का बहुत छोटा भाग, यहाँ तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, या तो आप शूट टिप ले सकते हैं या नोडल, जो नोड होती है उस नोड को ऐसे एक्सप्लांट यूज करके हम कल्चर मीडिया में नया प्लांट बनाएंगे तो ये माइक्रो प्रोपगेशन कहलाएगा। मॉर्फोजेनेसिस आर्टिफिशियली रूप से प्लांट में अंगों का डिफ्रेंशिएशन होना मॉर्फोजेनेसिस कहलाता है। म्यूटेंट कोई भी प्लांट जब आप मीडियम में ग्रोथ करवाते हैं तो कुछ फिनोटिपिक वेरिएंट्स उस पौधे में आती है और ये चेंजेस नए जीन के रूप में उभर कर आते हैं, इनको म्यूटेंट कहा जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गन का बनना, कैलस बना था सेल का अनडिफरेंशिएट समूह, और इसमें क्या हुआ, इसमें जब आपने हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया तो शूट और रूट, तो अंगों का जो विभेदन है, अंगों का बनना ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाएगा। सूट का बनना, रूट का बनना, लीफ, फ्लावर, फ्रूट जो ऑर्गन बन रहे हैं, ये घटना ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाती है। और कैलस में जब ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का एक उचित रेशियो रखकर ट्रीट किए जाते हैं तो इन अंगों का निर्माण होता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम मैंने आप लोगों को बता ही दिया। शूट टिप भाग वे कोशिकाएं जो मेरिस्टेमेटिक होती है, जिसमें विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है, इनको हम शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। इन कोशिकाओं की सहायता से माइक्रो प्रोपगेशन की घटना करके माइक्रो प्रोपगेशन द्वारा नए पादप तैयार किए जाते हैं। प्रोटोप्लास्ट जब पादपों में
किसी भी सेल में पादप जो है वो सेल वॉल होती है। इस सेल वॉल को हटा दिया जाता है, केवल सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो पदार्थ है उसको क्या कहा जाएगा, प्रोटोप्लास्ट कहा जाएगा। केवल किससे घिरा हुआ है, वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल वॉल को पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो इसको हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। और दो अलग अलग कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज करना क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कहलाता है। उसको क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कहेंगे। इस तरह से जैसे एक सेल का प्रोटोप्लास्ट है, ये दूसरी सेल का प्रोटोप्लास्ट है, इसका फ्यूज़न करवा के हमने एक हाइब्रिड सेल उत्पन्न की है, और हाइब्रिड या हाइब्रिड सेल, और इसको कल्चर मीडिया में रीजनरेट करके एक नया प्लांट तैयार किया है। तो इसको प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न कहते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन किसी सोमेटिक सेल के कारण, किसी भी सोमेटिक सेल में जेनेटिक या एपिजेनेटिक रूप से वेरिएशन उत्पन्न हो जाती है तो उसको सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। सोमा क्लोन क्या होते हैं, सोमा क्लोन प्लांट की कोई भी कोशिका जो सोमेटिक सेल है, उस सोमेटिक सेल को एज ए हम सोमा क्लोन्स यूज़ करते हैं। सोमेटिक सेल कौन सी होती है, जेनेटिक सेल के अलावा कोई भी कोशिका जिसमें प्रोपगेशन करने की क्षमता है उसको सोमेटिक सेल कहेंगे। उस सोमेटिक सेल को लेकर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं तो वो सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और इस सोमेटिक सेल में किसी तरह का जेनेटिक या एपिजेनेटिक परिवर्तन होता है और वो वेरिएशन परमानेंट आ जाती है तो इसको सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। तो ये खासकर सोमा क्लोनल शब्द हम उन पौधों के लिए यूज करते हैं जिनमें असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि सोमेटिक नाम ही आ गया कि ऐसी सेल से एम्ब्रियो उत्पन्न करना जो वेजिटेटिव नहीं है, जो रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है। जो रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है, विदाउट रिप्रोडक्टिव सेल आप किसी से अगर वेजिटेटिव सेल से अगर एम्ब्रियो उत्पन्न कर रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं, तो उसको क्या कहेगा, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। इन प्लांट कल्चर द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट फ्रॉम वेजिटेटिव और नॉन गैमेटिक सेल, यानी गैमेट उत्पन्न करने वाली सेल नहीं होनी चाहिए, जाइगोटिक सेल नहीं होनी चाहिए, एग या स्पर्म नहीं होना चाहिए, एग या वो जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी सेल से एम्ब्रियो उत्पन्न किया जाएगा तो उसको हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। सस्पेंशन कल्चर लिक्विड मीडियम, वैसे तो हम क्या करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में सॉलिड मीडियम अगार डालकर हम मीडियम को सॉलिड करते हैं और उसके ऊपर प्लांट की कॉलोनीज ग्रो करवाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें मीडियम को लिक्विड रखा जाता है, तो इस लिक्विड मीडियम में अगर प्लांट को सेल को कल्चर करवाया जाता है तो ये मीडियम सस्पेंशन कल्चर कहलाता है। क्या ऐसा मीडियम है सस्पेंशन कल्चर, लिक्विड मीडियम। टोटिपोटेंसी, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से इस टॉपिक को पढ़ा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पीछे की क्लास में इसको पढ़ें। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है एक ऐसी सेल जिसमें एक संपूर्ण पादप निर्मित करने की क्षमता होती है, वो टोटिपोटेंट सेल कहलाती है। और इस पूरी घटना को टोटिपोटेंसी कहते हैं, यानी एक सिंगल सेल से होल प्लांट रीजनरेट करने की क्षमता का होना टोटिपोटेंट। ये सेल कैसी हो गई, टोटिपोटेंट, और ये पूरी घटना टोटिपोटेंसी कहलाती है। ट्रांसफेक्शन का मतलब है आउटर मीडियम में उपस्थित डीएनए को किसी कोशिका में अंदर डालना, किसी कोशिका में इंटीग्रेशन करना, क्या कहलाएगा, ट्रांसफेक्शन कहलाएगा। द ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ जीनोमिक इंटीग्रेशन ऑफ नेक्ड फॉरेन डीएनए इनटू सेल इन अ कल्चर मीडियम में किसी भी कोशिका में नेक्ड डीएनए को प्रवेश करवाना ट्रांसफेक्शन कहलाता है। वेरिएंट्स मतलब विभिन्नताएं। तो फिनोटिपिकली या जीनोटिपिकली कोई चेंजेस अगर सेल में कल्चर के दौरान आते हैं तो वो वेरिएशन उत्पन्न करते हैं, इसको हम वेरिएंट्स कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वे प्लांट जो नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें स्टेम, लीफ या प्राइमोडियम की सहायता से कल्चर करवाया जाता है, इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेल का अनडिफरेंशिएशन
with plant cell exiting in a state of cell development characterized by isodiametric cell shape, very little or no vacuole or and a large nucleus, and exemplified by cell comparison and apical meristem or embryo known as undifferentiation. वायरस फ्री प्लांट, अगर हम टिश्यू कल्चर टेक्निक में हमें वायरस फ्री प्लांट बनाने हैं तो हम सूट मैरी स्टेम कल्चर को काम में लेंगे। वे सूट कोशिकाएं जो बिल्कुल ताज़ा बनी हैं, अभी तक उन ताज़ा कोशिकाओं में वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, वायरस इन्फेक्शन उन कोशिकाओं में नहीं होगा, उन कोशिकाओं को लेकर हम वायरस फ्री प्लांट तैयार कर सकते हैं। Virus free plant can be obtained by shoot tip culture because the shoot meristem is full of meristematic cell which has the immense potential to divide, and damaged cell are replaced quickly. बहुत ज़्यादा क्विकली डैमेज सेल को रिप्लेस करती है। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं वायरस फ्री प्लांट कैसे तैयार किए जाते हैं, तो क्या उसके लिए क्या प्रोसीजर है, मैरी स्टेम कल्चर, ये ध्यान में रखिएगा। सूट टिप कल्चर या सूट मैरी स्टेम कल्चर, जो सूट टिप है उसकी सहायता से वायरस फ्री प्लांट तैयार किए जा सकते हैं। अब हमने पूरा टेक्निक एक डायग्राम बनाकर मैंने समझाया है कि आप एक्सप्लांट यानी कि कोई भी प्लांट, जैसे गाजर है, हमें आर्टिफिशियली रूप से गाजर तैयार करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लांट लेंगे। एक्सप्लांट कुछ भी हो सकता है, लीफी पार्ट हो सकता है, इसकी ट्यूबो हो सकती है, और उससे फिर न्यूट्रिएंट मीडिया पे हम इसको ग्रो करवाएंगे। जब न्यूट्रिएंट मीडिया पर इसको ग्रो करवाया जाता है तो सेल में क्या होगा, डिफरेंशिएशन, सेल में जो है वो डिवीज़न होगा। अनकंट्रोल डिवीज़न होने से कोशिकाओं का एक समूह बनता है, उसको हम कैलस कहते हैं। फिर हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे तो कैलस एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से नया पादप तैयार हो जाएगा। और दूसरा डायरेक्ट ही डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट प्रोसीजर होता है। इनडायरेक्ट प्रोसीजर में कैलस में आप ऑक्सिन और आप साइटोकाइनिन का ट्रीटमेंट देते हैं तो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन बनते हैं, रूट और शूट, देन पादप का निर्माण होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जो टिश्यू कल्चर में आपको ध्यान रखनी है, ताकि जब आप इस टॉपिक को पढ़ें, जब हम टिश्यू कल्चर के टॉपिक को पढ़ें तो हम अच्छी तरह से समझ सकें टिश्यू कल्चर को। आपने ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रख ली तो आप आसानी से पूरी टिश्यू कल्चर को समझ पाएंगे। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से इनको समझा होगा, और डिटेल में भी इनके बारे में आप लोग पढ़िए और अच्छी तरह से समझिए ताकि आगे के टॉपिक आसानी से समझ में आ सके। थैंक यू।